Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, Intermediate Part 1 Chemistry Chapter number 8 Chemical Equilibrium. आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल किसी भी प्रोसेस पर, किसी भी रिएक्शन पर इक्विलिब्रियम पर अप्लाई होता है। जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है और हम उस पर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, स्ट्रेस से मुराद है आप उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दें, आप उसका प्रेशर चेंज कर दें। कंसंट्रेशन गैसेस के केस में पार्शियल प्रेशर ही कंसंट्रेशन होगी, या आप टेम्परेचर चेंज कर दें, यानी रिएक्शन पर जब भी आप कोई स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, उसमें कोई चेंज लेके आएंगे, it will act in such a way to nullify that change. अब रिवर्सिबल रिएक्शंस ने अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पर पहुंचना होता है। यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर था, आपने डिस्टर्ब कर दिया कंसंट्रेशन या टेम्परेचर चेंज करके, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस अप्लाई करने से जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। यानी जब आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, उसका पार्शियल प्रेशर चेंज करेंगे, तो फिर जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम पर दोबारा आने के लिए, या रिवर्स आएगा। ये हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल में देखना है कि रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर डिस्टर्ब करें तो वो दोबारा इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा स्ट्रेस को खत्म करके। तो सबसे पहला इसमें से फैक्टर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि किसी भी रिएक्शन में जब कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो तब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती है, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड होगी, रिवर्स होगी? रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम पर आने के लिए किस डायरेक्शन में मूव करेगा? फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोलिसिस है बिस्मथ क्लोराइड का। ये बिस्मथ क्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, बन जाता है बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड और HCl। ये जो बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड है ये एक्चुअली मिल्की होता है, आर्टिफिशियल मिल्क भी कहते हैं इसको। ये मिल्की या क्लॉडी होता है। इसका मतलब है जैसे जैसे रिएक्शन होता जाता है ये क्लॉडीनेस, ये मिल्कीनेस, ये टर्बिडिटी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड बनता चला जाता है। अब एक स्टेज आएगी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमने इक्विलिब्रियम पर अप्लाई करना है किसी भी रिएक्शन पर। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर था, मैं इसमें बाहर से HCl ऐड कर देता हूं। HCl ऐड करने से मुराद है मैंने HCl की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी, और कंसंट्रेशन HCl की ज्यादा होगी तो जो रिएक्शन है वो HCl की कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा। कैसे? जब वो इसको वापस रिएक्टेंट में चेंज करेगा। इसका मतलब है HCl ऐड करने से रिएक्शन रिवर्स आता है, और जो क्लाउडीनेस होती है, जो मिल्कीनेस होती है, वो कम होती है। इसी तरह अगर आप बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड ऐड करेंगे तो फिर भी रिएक्शन रिवर्स आएगा, ताकि इसकी कंसंट्रेशन को फिर कम करके इक्विलिब्रियम पर आया जाए। मतलब अगर आप प्रोडक्ट में कुछ ऐड करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आता है। अगर आप वाटर ऐड कर देंगे तो वाटर ऐड करने से वाटर चूंकि ज्यादा हो जाएगा, इसका और हाइड्रोलिसिस होगा, इसका ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा तो रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे ज्यादा हाइड्रोलिसिस से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। इसी तरह बिस्मथ क्लोराइड ऐड करने से भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। मींस रिएक्टेंट में कुछ ऐड करें, इस साइड पे कुछ भी ऐड करें रिएक्टेंट वाली साइड पे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और अगर प्रोडक्ट वाली साइड पे कुछ ऐड करें तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है। अगर आप इसका उलट कर लें कि आप यहां से HCl को निकाल लें, HCl कम हो जाएगा। जब HCl कम होगा तो बिस्मथ क्लोराइड और वाटर मिलकर और HCl बनाएंगे और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह अगर आप बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड निकालेंगे तब भी फॉरवर्ड आएगा।
यानी अगर प्रोडक्ट में से कुछ निकाल लें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आता है। अगर आप वाटर निकालेंगे तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ताकि प्रोडक्ट दोबारा वापस आके जितना वाटर यहाँ से निकाला है वो और बना दें, यहाँ पर कुछ कंसंट्रेशन उसकी और इक्विलिब्रियम पर आ जाए। बिस्मथ क्लोराइड निकालेंगे तब भी रिएक्शन रिवर्स आएगा। इसका मतलब है जिस साइड से कुछ निकाला जाता है रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाता है। यानी अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट वाली साइड पे जाएगा, अगर रिएक्टेंट निकालेंगे तो रिएक्शन रिएक्टेंट वाली साइड पे चले जाएगा। लेकिन ऐड करने में उलट है, रिएक्टेंट वाली साइड पे ऐड करेंगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट वाली साइड पे जाएगा, प्रोडक्ट वाली साइड पे ऐड करेंगे तो रिएक्शन रिएक्टेंट वाली साइड पे यानी रिवर्स आ जाएगा। तो इस तरह कंसंट्रेशन चेंज करने से रिएक्शन की डायरेक्शन बदल जाती है ताकि वो दोबारा इक्विलिब्रियम पर आ जाए। मींस अगर प्रोडक्ट में कुछ ऐड करें, यहां पर प्रोडक्ट में ऐड करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा, और अगर रिएक्टेंट निकाल लें, जिधर निकालते हैं रिएक्शन उधर को आता है, जिधर ऐड करते हैं उसके ऑपोजिट एंड पे जाता है। तो ये अगर रिएक्टेंट निकालेंगे तो इधर को ही आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। और इसी तरह अगर रिएक्टेंट आप ऐड कर दें तो जिधर ऐड करते हैं उसके उलट रिएक्शन यानी फॉरवर्ड जाएगा, और अगर प्रोडक्ट निकाल लें तो तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। याद रखिएगा, जब आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे होते हैं तो कंसंट्रेशन चेंज करने से जो क्यू है वो तो चेंज हो जाता है, लेकिन केसी चेंज नहीं होता है। केसी सिर्फ और सिर्फ तब चेंज होता है जब हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। तो यहां पर केसी चेंज नहीं होगा, केसी चेंज तब होगा जब टेम्परेचर चेंज करेंगे, क्यू चेंज हो जाएगा। फिर सुन लें, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जिधर से कुछ निकालते हैं, या जिधर ऐड करते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है। तो ये एक फैक्टर हो जाएगा कंसंट्रेशन का। नेक्स्ट इसका दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर, गैसेस की कंसंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर से शो करते हैं। इसका मतलब है ये सिर्फ गैसियस रिएक्शंस पर अप्लाई होता है और उन रिएक्शंस पर जिनमें डेल्टा एन जीरो होता है। डेल्टा एन जीरो होने से मुराद है, डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो मोल का डिफरेंस है वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल आ जाएगा तो फिर इस पर पार्शियल प्रेशर यानी प्रेशर का इफेक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो कंडीशन होगी, रिएक्शन गैसियस होना चाहिए, उसमें डेल्टा एन जीरो नहीं होना चाहिए, और रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए। किस तरह से इफेक्ट करेगा? अगर तो डेल्टा एन जीरो है फिर तो इफेक्ट ही नहीं करेगा। अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है, अब डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो से क्या मुराद है? डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो से मुराद है प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट के मोल कम। यहां पर देखें, ये हमारे पास 1 मोल PCl3 का है और 1 ही क्लोरीन का है, 1 इसका है। इसका मतलब है प्रोडक्ट के टोटल 2 मोल हैं, क्लोरीन और PCl3 मिला के रिएक्टेंट के 1 मोल हैं, तो यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा 0। अब सॉरी ये आ जाएगा 1, यानी यहां पर जो डेल्टा एन है वो ग्रेटर देन जीरो है, जीरो की इक्वल नहीं है। इसका मतलब प्रेशर का इफेक्ट अप्लाई होगा, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर आप मोल चेक कर लें तो मोल किसके ज्यादा हैं? प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं। जिसके मोल ज्यादा होते हैं, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, और जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा अगर आपने उसी डायरेक्शन में रिएक्शन को लेके जाना है तो उसका प्रेशर कम रखना पड़ेगा। यानी अगर आप इस रिएक्शन में प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डिक्रीज इन प्रेशर फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो से मुराद है यहां पर जो प्रोडक्ट के मोल हैं, प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज्यादा हो जाएंगे, और अगर प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज्यादा हो जाएंगे तो प्रोडक्ट के मोल ज्यादा, जिसका मोल ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा, और जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका प्रेशर फिर कम रखना है। और प्रेशर कम होगा तो फिर क्या होगा? प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। सिंपली देखें,
PCl5 जब PCl3 क्लोरीन में चेंज होता है तो बनते हैं 1 से 2 मोल। इसका मतलब है रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो 1 से 2 मोल बनने से मुराद है रिएक्शन का वॉल्यूम ज्यादा होता है। इसका मतलब है रिएक्शन एक्सपैंड करता है, और रिएक्शन एक्सपैंड करने से क्या मुराद है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या मुराद है, एक्सपैंड करने से क्या मुराद है, उसका प्रेशर कम होगा। यानी रिएक्शन की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाते हुए अपना वॉल्यूम ज्यादा करना है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका प्रेशर कम कर देते हैं, जो कि रिएक्शन को फेवर करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। इसी तरह अगर डेल्टा एन लेस देन 0 कर दें, यानी यहां पर मोल ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मोल कम हो जाएंगे। जैसे देखें यहाँ पर रिएक्टेंट के मोल टोटल 2 SO2 के हैं, 1 ऑक्सीजन का, टोटल 3 मोल हैं। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2 मोल हैं, यानी 2 - 3 कितना आ जाएगा, 2 - 3 आ जाएगा -1, ये आ गया -1। अब -1 जो है इसका मतलब है डेल्टा एन लेस देन 0 है। अब इसके 3 मोल हैं, इसके 2 मोल हैं, इसका मतलब है जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो अपना वॉल्यूम कम करता है, यानी 3 से 2 मोल बनाने से मुराद है उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसका मतलब है प्रेशर ज्यादा हो रहा है, यानी रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होने से मुराद है आप प्रेशर ज्यादा करके रिएक्शन को फेवर कर सकते हैं। जब प्रेशर ज्यादा करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। तो इस तरह डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 हो तो प्रेशर कम करें, डेल्टा एन लेस देन 0 हो तो प्रेशर ज्यादा करें, अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, अगर आप रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। रिएक्शन जो रिएक्शन की नेचुरल टेंडेंसी है वैसे ही करें। जैसे रिएक्शन में अगर मोल ज्यादा बन रहे हैं, मोल ज्यादा बनने से मुराद है वॉल्यूम ज्यादा है, और अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब प्रेशर कम करके आप फेवर करके फॉरवर्ड ले जाएं। तो ये इस तरह से प्रेशर कम या ज्यादा करने से आप रिएक्शन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ गैसियस रिएक्शंस पर अप्लाई होगा जिनमें डेल्टा एन यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल आपस में बराबर नहीं होंगे। इसके बाद है तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर है हमारे पास प्रेशर का टेम्परेचर का फैक्टर। अब टेम्परेचर का फैक्टर डिस्कस करने के लिए हमें 2 तरह के रिएक्शन देखने हैं, जैसा कि चैप्टर 7 में हमने देखे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, ये रिएक्शन खुद चाहता है, रिएक्शन चाहता है हीट एब्जॉर्ब हो। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा करने से केसी ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा करने से क्यू भी ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा करने से प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। अगर आप सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं तो टेम्परेचर ज्यादा करने से सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा और रिवर्स कम हो जाएगा, और टेम्परेचर ज्यादा करने से यील्ड ज्यादा हो जाएगी। या आप ऐसे समझें, टेम्परेचर ज्यादा करने से फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के रेट ज्यादा होते हैं, लेकिन फॉरवर्ड का रेट रिवर्स के रेट से ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन चूंकि रिएक्शन खुद हीट एब्जॉर्ब करना चाह रहा है, तो जब आप हीट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप देखें ए से यहां पर हमारे पास एक प्रोडक्ट बन रहा है बी, और यहां पर जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही, मींस ए हीट एब्जॉर्ब करके बी बनाता है। इसका मतलब है जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करवाते जाएंगे प्रोडक्ट ज्यादा बनता जाएगा, बी ज्यादा बनता जाएगा। अगर हम सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती जाएगी, और बी के ज्यादा बनने से क्या मुराद है, यील्ड ज्यादा होगी। बी के ज्यादा बनने से मुराद है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाएगा, और फिर केसी भी ज्यादा होगा जब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, क्योंकि केसी किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी रेशियो है। यानी अगर केसी बढ़ रहा है इसका मतलब है प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, यील्ड बढ़ रही है, और सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं,
अगर आप उनमें टेम्परेचर ज्यादा करें तो उसकी रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड होती है। अब अगर हम एक्सो को देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब ए से बी प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट लो एनर्जी पे आएगा, इसका मतलब है यहां से एक्स्ट्रा हीट निकल जाएगी। यानी ये रिएक्शन ऐसा है जो चाहता है उसका टेम्परेचर कम हो। ये खास टेम्परेचर तो चाहिए होता है ताकि उतनी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर दें रिएक्टेंट्स को, वो रिएक्शन कर जाएं। लेकिन ये चाहते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया, हीट इवॉल्व होना शुरू हो गई है, तो आप ये लो टेम्परेचर पे आना चाहता है, इसलिए हीट इवॉल्व करते जा रहा है। मींस अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर कम करेंगे, इनडायरेक्ट रिलेशन रखेंगे, टेम्परेचर कम करने से केसी ज्यादा होगा। एंडो में क्या था, टेम्परेचर ज्यादा करने से केसी ज्यादा हुआ था, यहां कम करने से ये प्रोडक्ट भी ज्यादा हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, यील्ड भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये सारे काम के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। एंडो में क्या कर रहे थे, ये सब कुछ ज्यादा हो रहा था लेकिन आप टेम्परेचर को ज्यादा कर रहे थे। तो इसका मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप एंडो में अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी। और अगर आप एक्सो में टेम्परेचर, क्योंकि हीट इवॉल्व करता है, कम करेंगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी। तो इस तरह हमें एंडो और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर से रिएक्शन की डायरेक्शन का पता चल जाता है, प्रोडक्ट कम बनेगा ज्यादा बनेगा, सॉल्युबिलिटी का, यील्ड का, रेट्स का आइडिया, इवन केसी और क्यू का भी आइडिया हो जाता है। तो ये एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन में उलट है। फाइनली कैटलिस्ट का इफेक्ट। कैटलिस्ट क्या क्या चेंज नहीं कर सकता, याद रखिएगा, कैटलिस्ट केसी को नहीं बदल सकता, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यू, एंथैल्पी को चेंज नहीं कर सकता, यील्ड नहीं बदल सकता, स्टोइकियोमेट्री को चेंज नहीं कर सकता। कैटलिस्ट बदलता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, एंट्रोपी को भी कम करता है। एक्चुअली ये क्या करता है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। ये जब ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स के बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट्स, ट्रांजिशन स्टेट है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ये करता क्या है, ये फॉर एग्जांपल दो हमारे पास रिएक्टेंट हैं A2 और B2। ये A2 और B2 की ट्रांजिशन स्टेट बना के उसको ऑर्डर में ले आता है। यानी जो A है उसका A से बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, B का B से बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, और A और B का नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअली कैटलिस्ट क्या करता है, इसको मोर ऑर्डर फॉर्म में ले आता है, इनको अरेंज कर देता है, एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में ले आता है, जिसकी वजह से उसकी एंट्रोपी कम हो जाती है। एंट्रोपी कम होगी तो ये पहले से लो एनर्जी पे आ जाएगा। यानी अगर मैं कैटलाइज्ड रिएक्शन का ग्राफ बनाऊंगा तो वो फिर इस तरह से लो एनर्जी पे होगा पहले से। ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जब आप उसमें कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो ये लो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई, क्यों कम हुई, क्योंकि उसका ऑर्डर बढ़ गया, उसकी एंट्रोपी कम होगी। और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाता है, रिएक्शन का पाथ बदल जाता है। यहाँ से देखें ये रिएक्शन का पाथ बदल गया है, ये रेड में, ये पहले ये वाला पाथ था रिएक्शन का, अब रेड में ये लो एनर्जी पाथ पे आ गया। और जब लो एनर्जी पाथ पे आएगा तो इक्विलिब्रियम पर पहुंचने का टाइम शॉर्ट हो जाएगा, और पोजीशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट भी बदल जाएगी। यानी पहले ट्रांजिशन स्टेट की ये पोजीशन थी, अब ये पोजीशन है। अब पाथ जो है पहले से शॉर्ट हो गया है, पाथ पहले से छोटा हो गया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर टाइम भी कम लगेगा। तो ये हैं वो फैक्टर्स हैं जो कैटलिस्ट इफेक्ट कर सकता है, और दूसरे फैक्टर जिनको कैटलिस्ट इफेक्ट नहीं कर सकता। ये था डियर स्टूडेंट्स ली चैटलियर प्रिंसिपल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो केसी है उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।